बच्चों चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम 2 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग आउटकम 2 है डिस्क्राइब स्टेट मॉडल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट मॉडल होता क्या है, फिर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। स्टेट मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हमने ब्लॉक डायग्राम मेंशन किया है। इस ब्लॉक में, ब्लॉक के इनसाइड क्या है, सिस्टम है, दैट इज मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम। इनपुट्स आर U1 U2 and U2, there are m inputs, n outputs and r state variables। ठीक है, state variables are x1t x2t and so on xrt। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेट स्पेस एनालिसिस मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम को एनालाइज कर सकती है, उसकी स्टडी में वर्क मींस स्टेट स्पेस एनालिसिस यूज होती है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, आगे जितनी भी एनालिसिस करेंगे उसमें आप याद रखना कि इनपुट्स को हम UT से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट्स को YT से रिप्रेजेंट करेंगे और स्टेट वेरिएबल्स को स्मॉल xt से और स्टेट वेक्टर को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक थंब रूल हमको लेके चलना है। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ इनपुट्स m, तो यहां पर एक इनपुट वेक्टर हो जाएगा UT और जितने भी वेक्टर्स हैं उसको हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में U1t similarly you can write output vector and state variables। जैसे हमने बताया था कि स्टेट वेक्टर को आपको कैपिटल X से लिखना है, तो इसको आप कैपिटल X ऑफ t से मेंशन करेंगे। ठीक है, अब सपोज हमारे पास स्टेट वेरिएबल है x1t, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमने आपको बताया था कि अच्छा ये देखिए जो मीमो सिस्टम है इसमें हम बेसिकली कोई भी स्टेट मॉडल में 3 वेरिएबल्स लेके चलेंगे। एक वेरिएबल होगा हमारा इनपुट वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल होगा आउटपुट वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल होगा स्टेट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर? कितने वेरिएबल्स लेके चलेंगे? 3 वेरिएबल्स। और हमने पहले ही आपको बताया था कि इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो किस ऑर्डर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो dx1 अपॉन dt इज x1 डॉट, dx2 t अपॉन dt इज x2 डॉट एंड सो ऑन। और ये x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट ये किसका फंक्शन होंगे? जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे वो फंक्शन होंगे, इनपुट एंड आउटपुट का फंक्शन होंगे और टाइम का फंक्शन होंगे। स्टेट वेरिएबल इटसेल्फ का भी फंक्शन हो सकता है। तो f x1 डॉट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल का फंक्शन, इनपुट का फंक्शन एंड टाइम का फंक्शन। सिमिलरली x2 डॉट भी क्या होगा? जो स्टेट वेरिएबल है उसके फंक्शंस। तो x2 डॉट इज फंक्शन ऑफ x1 x2 xr u1 u2 m and t। Similarly we can write for xr dot एंड जो यहां पर आउटपुट्स हैं y1 y2 yt y3 एंड ynt एंड देयर आर n आउटपुट्स, these are also g यूज कर लेते हैं फंक्शन की जगह, या f ऑफ समथिंग आप लिख सकते हैं वैसे, where g is फंक्शनल ऑपरेटर। कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम मेंशन कर देते हैं g इज अ फंक्शनल ऑपरेटर। तो जो g इज अ फंक्शनल ऑपरेटर, तो g क्या होगा? g इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? x u एंड t। ठीक है, ये क्लियर है यहां से। और f भी वहां पर एक फंक्शनल ऑपरेटर था, तो यहां पर g भी एक फंक्शनल ऑपरेटर। f को जनरली आप यूज करते रहते हैं इसलिए पता है,
जी को आप जी वगैरह यूज नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि जी क्या है। तो जी इज अ फंक्शनल ऑपरेटर हियर। तो अगर हम यहाँ पर जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मींस जहां पर हमने इनपुट वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन किया था, तो अगर हम उसको x डॉट टी से मेंशन करें मींस कंबाइन करें, तो x डॉट टी is a function of x ut state variable itself input and time, and similarly output yt is a function of gx। ठीक है, तो इसको हम जो कहते हैं दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन एंड दिस इज आउटपुट इक्वेशन। स्टेट वेरिएबल्स को हमने स्टेट वेरिएबल के टर्म्स में, इनपुट के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में हमने मेंशन किया स्टेट इक्वेशन, और आउटपुट को अगर उन्हीं स्टेट वेरिएबल और इनपुट और टाइम के टर्म्स में मेंशन करते हैं तो उसको हम आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए स्टेट इक्वेशन, आउटपुट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए आउटपुट इक्वेशन। तो इसको हम एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, x डॉट टी इक्वल्स टू a ऑफ xt प्लस b ऑफ ut। और तो थोड़ा सा हम और करेक्ट कर देते हैं अभी फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो a हमने यूज किया था वो कांस्टेंट हो, ये टाइम पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, at xt प्लस bt and similarly yt, this is x dot t and yt is ct xt plus tt. So this is another form of writing the state equation and output equation, where अब आप कहेंगे कि यहां पर at क्या है। देखिए, जब आप xt तो एक स्टेट वेरिएबल को कॉमन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, वो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स क्या हो गई स्टेट इक्वेशन में at और आउटपुट इक्वेशन में ct। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, at को हम क्या नाम देंगे, ct को क्या नाम देंगे, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, where at bt ct dt are the coefficients in these equations, coefficients of what, input and state variables। लेकिन इनको हम क्या, इस नेम से इनको हम जानेंगे आगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो at इज स्टेट मैट्रिक्स, bt इज इनपुट मैट्रिक्स, क्योंकि ये इनपुट का टर्म है, ut के साथ है bt। तो आप यहां पर देखिए कि इन सभी at bt ct dt के अपने इनके नेम्स हैं, इनको आप ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि नाम देखो चेंज हो जाता है, ये जो at bt रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। वैसे तो स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं, लेकिन अगर स्टेट इक्वेशन है तो उसमें xt का जो कोफिशिएंट होगा या xt के साथ जो मैट्रिक्स होगी दैट इज स्टेट मैट्रिक्स, क्योंकि वो स्टेट वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती है। pt ut के साथ है, इनपुट के साथ है, इसलिए उस इनपुट मैट्रिक्स होगी, इनपुट के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। आउटपुट में जो ct है दैट इज आउटपुट मैट्रिक्स और dt है डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, बिकॉज अगर आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा होगा तभी ut का पार्ट dt आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक सेपरेट डिस्कशन होगा इस पे कि आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है या आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं dt को डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स।
आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जितनी भी मैट्रिसेस हमने मेंशन किए हैं यहाँ पर सभी मैट्रिसेस टाइम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो जितने भी लीनियर इनवेरिएंट सिस्टम होंगे उसमें मैट्रिक्स आप देखेंगे वो टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स ही आएंगी जब हम स्टेट इक्वेशंस को किसी भी स्टेट मॉडल में सॉल्व करेंगे तो, या स्टेट इक्वेशन से स्टेट मॉडल ड्रॉ करेंगे तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, हमने इसको इक्वेशन 1 कहा है। इस इक्वेशन 1 का यूज करके हम एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं और उस ब्लॉक डायग्राम को हम नाम देंगे स्टेट मॉडल। जो हम पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टेट मॉडल। तो इक्वेशन 1 से स्टेट मॉडल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि कैसे हमने इसको ड्रॉ किया है। अब आप यहां पर पहले देखिए कि यूटी इज इनपुट, तो सबसे पहले आपको यहां यूटी को मेंशन करना है और वाईटी इज आउटपुट, तो वाईटी को मोस्ट राइट मोस्ट में आपको मेंशन करना है, क्योंकि जनरली हमारा कन्वेंशन ये रहता है कि इनपुट लेफ्ट हैंड साइड एंड आउटपुट राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमने मेंशन कर लिया। अब आप देखो कि इनपुट इक्वेशन 1 की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी है और इक्वेशन 2 की जो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन है उसमें भी यूटी मेंशन है और उनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, बीटी और टीटी हैं। यानी कि यूटी को हम पास करेंगे आउटपुट के लिए भी और एक्स डॉट टी के लिए भी पास करेंगे। तो यूटी जो एक्स डॉट टी इक्वेशन है उसमें यूटी का कोएफिशिएंट क्या है, बीटी। तो एक ब्लॉक जो कि यूटी के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इनपुट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बीटी। ध्यान आपको ये रखना है स्टेट मॉडल में कि ब्लॉक डायग्राम में आप सभी लाइंस को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, स्टेट मॉडल में आपको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है और ये टाइम वेरिएबल, यहां पर जितने भी पैरामीटर्स हैं टाइम वेरिएबल पैरामीटर्स हैं, इसलिए हम इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एरो रहना ही रहना है, ठीक है। एरो से आपको पता चलेगा कि क्या डायरेक्शन है। और यूटी एंड बीटी का जो आउटपुट है वो भी क्या हो गया, कंबाइन होकर के यूटी बीटी, और यूटी बीटी किसमें जा रहा है, एक्स डॉट टी, फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे आप देखो दिस इज बीटी यूटी पार्ट, तो बीटी यूटी ऐड होगा किसके साथ, एटी और एक्सटी के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड होने के लिए यहां पर क्या आएगा, एक समिंग पॉइंट, एक समिंग पॉइंट आ गया जो हम ब्लॉक डायग्राम में यूज करते थे, दिस इज अ समिंग पॉइंट। जब एडिशन होगा तो एडिशन कहीं यहां आ रहा होगा, इसमें समिंग पॉइंट में एक दूसरा इनपुट आ रहा होगा विथ प्लस साइन, तभी ऐड हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज प्लस साइन, और एक जहां से आ रहा होगा उसका आउटपुट कितना होगा, 80 XT, तो दिस इज 80, राइट। और इस 80 में इनपुट क्या होगा, इनपुट होना चाहिए XT, तो यहां पे XT इनपुट आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आप देखो कि फर्स्ट इक्वेशन में सभी पार्ट कंप्लीट हो गए, यूटी बीटी एटी और XT, बचा क्या, x डॉट टी, और x डॉट टी क्या है, आउटपुट है समिंग का। जो समिंग यहां पर मिक्सर यूज हो रहा है, आप इसमें देखो दिस इज मिक्सर, तो आप देखिए यहाँ पे समिंग पॉइंट किसको ऐड कर रहा है, यूटी बीटी और एटी, और जो इसमें एक्सटी इनपुट आ रहा है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे जब, तो बीटी यूटी प्लस एटी एक्सटी को जब ऐड करने के बाद आउटपुट क्या मिल रहा है, एक्स डॉट टी। इसका मतलब ये है कि इस समिंग पॉइंट का जो आउटपुट होगा, दिस आउटपुट इज एक्स डॉट टी, जो हमने रेड कलर से मेंशन किया है, और हमें चाहिए यहां पे xt, तो
x डॉट टी इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी, तो x डॉट टी से अगर एक्स टी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटर यूज करना पड़ेगा, मींस एक ऑप एम्प यूज करना पड़ेगा जो एज एन इंटीग्रेटर वर्क कर रहा हो। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना है हमें, दैट वर्क्स, कैसे वर्क करना चाहिए, एज एन इंटीग्रेटर। तो आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी शो कर सकते हो और उसमें इंटीग्रेशन का साइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रायंगुलर, जो इसको ऑप एम्प से क्लियर होता है कि ऑप एम्प है। ठीक है, दिस ऑप एम्प डिफरेंशिएटर की तरह भी यूज होता है, इंटीग्रेटर की तरह भी यूज होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी बनाएंगे तब भी उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dt आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो द आउटपुट ऑफ दिस इंटीग्रेटर विल बी xt, ठीक है। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है, x डॉट टी इक्वल्स टू ut bt प्लस atxt। कंबाइन करने का लॉजिक सेम है जो पहले ब्लॉक डायग्राम में था वो यहां पर भी है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पर डबल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं है, और कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या प्रोवाइड कर रही है, yt। तो यहां पर आपको फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, yt। और yt में कौन से पार्ट ऐड हो रहे हैं, ut विथ dt कोफिशिएंट एंड ct xt। ठीक है, तो पहले x, तो इसका मतलब क्या हो गया, yt में भी एक समिंग पॉइंट यूज होगा क्योंकि दो कंबाइन हो रहे हैं यहां पे। तो एक हो रहा है ct xt, ठीक है, और इसमें इनपुट क्या आ रहा है, xt। तो इनपुट xt, दिस इज इनपुट xt टू ct ब्लॉक, और xct मिलके आपको इस समिंग पॉइंट में, समिंग पॉइंट में दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, dt ut। तो हम यहां पे देखेंगे और ut से और इसका जो ब्लॉक का गेन होगा दैट विल बी dt। तो दिस मॉडल इज फॉर लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट मॉडल। अब इसमें हमने कहा कि ये टाइम वेरिंग सिस्टम के लिए, अगर ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए हो तो तब क्या होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट, जो हमने अभी g एंड f वेक्टर्स यूज किए थे, जो फंक्शनल हमने सिंबल्स लिए थे g एंड f, है ना। इफ द वेक्टर्स g एंड f डू नॉट यूज टाइम t explicitly, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इफ द वेक्टर्स g एंड f डू नॉट यूज टाइम t एक्सप्लिसिटली, जो हमने लिखा था उसमें x1 x2 xr u1 u2 um और t, अगर वो t यूज नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। वहां पर आप जितनी ये मैट्रिसेस ABCD यूज कर रहे हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस फिर होंगी, ठीक है।